हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शाओजू जब यहाँ पर लई को किसी और के साथ देखती है तो ये तो यहाँ से जा रही थी, लेकिन इसकी फ्रेंड इसे फोर्सली पकड़ के लेके आती है एंड लई को कहती है कि वाह काफ़ी अच्छा डेट हो रहा है, क्यों ना हम भी यहीं पर ही बैठ जाएँ। एंड ये इस एक्ट्रेस शूयू से बातें करना स्टार्ट कर देती है कि मैं रिपोर्टर हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों फ्रेंड्स की तरह डेट कर रहे हो क्या। लेकिन ये भी आगे से बोल देते हैं कि नहीं, हम लवर्स की तरह डेट कर रहे हैं। शिकी का पारा तो काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन शाओजू इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं दिखाती कि इसे कोई जेलस वगैरह हो रही है, लेकिन घर पे जाके अकेले में बहुत ज़्यादा रोती है। शूयू लई से कहती है कि अच्छा तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे डेट पे बुला के जेलस कराना चाहते थे क्या। लेकिन लई से बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं एंड तुम मेरे साथ काफ़ी रहती हो, इसलिए तुम्हें कहीं खतरा ना हो तो तुम थोड़ी चौकन्ना रहना। शुयान को फिर से वही डरावने सपने आ रहे थे, जिसमें अब की बार ये दूसरी कंपनी का मालिक भी आता है जिससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी युतियान कंपनी को छीन लूँगा। इसकी आंखें खुलने पे फिर से इसकी वाइफ इसके साथ में नहीं थी, जो कि फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये इसे किसी तरह समझाता है एंड डॉक्टर से पूछता है, जो कि इसे बताता है कि इसकी वाइफ डिप्रेशन में आ चुकी है, इसीलिए शुयान इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी स्टार्ट कर देता है। अब ये इसके लिए एक नई मेड भी रखता है जो कि इसके ऊपर नज़र रखेगी कि कहीं ये सुसाइड दोबारा से करने की कोशिश ना करे। लई जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इससे इसे पता चलता है कि इस चक्कर में जेल में गया था उसके पीछे शुयान का तो हाथ नहीं, लेकिन उसके चेले शी का हाथ ज़रूर है, क्योंकि उसकी ली के साथ दुश्मनी भी थी। तभी इन्हें न्यूज़ मिलती है कि इनकी युतियान कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदने वाली है, जिसके पास ये कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हो चुके हैं एंड बाकी भी वो शायद खरीद ले। शी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड इसे भी कहता है, लेकिन शुयान इसे कहता है कि अच्छा अगर हमारी ये कंपनी ही रही नहीं तो हम दोनों ही बेरोज़गार हो जाएंगे, ये भी सोच लेना। लई अभी शाओजू को कोई सफाई भी इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसे लग रहा था कि अभी के लिए शाओजू से दूर ही सही है, जिससे कि उसके ऊपर कोई खतरा ना रहे। तभी इन्हें उस रिपोर्टर लीलू के बारे में पता चलता है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि लीलू किस गांव से बिलोंग करता था। ले ये प्लान बनाता है कि जो कोई भी इसके पीछे जासूसी कर रहे हैं उसे तो ये दिखा कर कि ये तो कहीं दूसरे देश जा रहा है वहाँ पर भेज देंगे एंड अपने आप अपनी मर्ज़ी से उसी गांव में जाएंगे जो उस रिपोर्टर का गांव है। इसलिए ये अपने इस कैदी फ्रेंड को बोलता है एक इंटरनेशनल टिकट बुक करने के लिए एंड साथ में 2 ड्रेस सेम खरीदने के लिए। ये अपनी ऑफिस में बैठकर ये टिकट बुक करता है, जो कि शी सुन लेता है एंड शुयान को भी बताता है कि वो विदेश जा रहा है। दैन अपने घर से मास्क पहन के एयरपोर्ट पे लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके ये अपने आप को अपने इस कैदी फ्रेंड से चेंज कर लेता है। इसके वाले जासूस अब कैदी वाले फ्रेंड के पीछे लग चुके थे, जब अपने बॉस को बता देते हैं कि वो तो दूसरे देश के लिए निकल गया, जबकि लई तो वापस आके उस गाँव के लिए निकल चुका था। लई के और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में हमेशा न्यूज़ आती रहती थी, जिसे देख देख कर इसका बुरा हाल हो चुका था एंड अब ये इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर रही थी कि इसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इसकी फ्रेंड अपने यानी कि शेंगफाई पे फ़ोन करके पूछती है कि वो लई आखिर कहाँ पे है, लेकिन ये जाओसू को भी नहीं बता सकते थे कि गाँव के लिए जा रहे हैं। तभी अचानक से शुयान को उसकी वो सर्वेंट बताती है कि इसकी वाइफ ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की। शुयान काफ़ी घबरा के इसे उठा के यहाँ से चिल्लाता हुआ हॉस्पिटल में जाता है एंड जब फैनली के पापा को इसके बारे में पता चलता है तो शुयान से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड इससे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब शुयान इन्हें बताता है कि फैनली काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में है तो इस पर और ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया एंड इसे कहते हैं कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन शुयान इसे कहता है कि अभी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ, इसलिए ये इसे इतनी छूट देते हैं कि ठीक है जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके ठीक होते ही तुम दोनों का डिवोर्स हो जाना चाहिए। ये दोनों तो गांव में चले गए थे, लेकिन उनके पीछे से लई के दोनों फ्रेंड्स अपने काम पे लगे हुए थे, जिन्हें कि किसी तरह शुयान के उस चमचे शीली को अपने जाल में फंसाना था। इसलिए ये दोनों रोज़ उसका बार में वेट करने लगते हैं। फैनली को ठीक करने के लिए शुयान अब भी इसकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था एंड फैनली को भी याद आ रहा था कि कितना ज़्यादा घबराया हुआ था जब इसने सुसाइड की थी। इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आते ही फिर से बाहर में जाना स्टार्ट कर देती है एंड दूसरी तरफ लई जो कि उस रिपोर्टर को ढूंढते हुए गांव में गए थे, इन्हें पता चलता है कि शुयान भी यहीं का ही रहने वाला है एंड वो रिपोर्टर शुयान का ही बचपन का दोस्त है।
शुयान जब इसे शराब पीने से रोकता है तो इसे कहती है कि मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चलो डिवोर्स करते हैं। एंड इसकी खुशी के लिए शुयान भी इससे डिवोर्स लेने के लिए मान जाता है, जिससे कम से कम ये ठीक तो रहे। रिपोर्टर के घर आने पे भी इसे पता चलता है कि वो तो शहर में ही वापस जा चुका है। एंड शुयान इसे काफ़ी अच्छे से डिप्रेशन दूर करने के लिए इसे समझाता है काफ़ी ज़्यादा कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ये इसे कहती है कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो इसे कहता है कि मैं हूँ ना। एंड जब ये कहती है कि तुम और मैं तो कुछ दिनों के बाद ही डिवोर्स होके अलग हो जाएंगे, तो शुयान कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है। इसके पापा को तो चिंता हो गई थी कि फैमिली पता नहीं कहाँ पे चली गई, लेकिन शुयान इसे वापस ले आता है, जिससे ये बातों ही बातों में कहती है कि अगर हमारा वो बच्चा जिंदा होता तो कितना अच्छा होता ना। नाव यहाँ डिवोर्स के लिए जाते हैं एंड शुयान इसे एक रिंग देता है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे अपनी वाइफ को ये देनी है, तुम्हें देने का मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मुझे लगा था कि इसका डिज़ाइन तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब जब हम अलग हो ही रहे हैं तो एक मेमोरी के लिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन डिवोर्स हो पाता इससे पहले ही फैमिली बोल देती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। गांव से जो इन्हें रिपोर्टर का पता चला था कि वो कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे आके इस रिपोर्टर का पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये इसे पकड़ पाते, इनके दुश्मन वाले लोग इस रिपोर्टर को किडनैप कर लेते हैं। दरअसल इस रिपोर्टर को शी ने कहा था वो रिपोर्ट छापने के लिए। फैमिली अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना वो अपने कुछ शेयर, जो फैमिली के शेयर हैं, वो शुयान के ही नाम कर दें, जिससे कि उसे भी ऐसा एहसास हो कि ये इसे इम्पोर्टेंस देते हैं एंड वो इनकी फैमिली का भी हिस्सा है। इसलिए इसके पापा फैमिली के सारे शेयर्स अब इसके नाम कर देते हैं। इसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जिनके साथ ये धोखाधड़ी से इस फैमिली में आया था वो इसकी कितनी ज़्यादा करते हैं केयर। साउजी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि आज ये हॉस्पिटल में ही पहुंच जाती है। एंड इसके पीछे पीछे ही जब लेई को मालूम पड़ता है तो वो भी यहाँ पे आता है, जो कि रात को इसके पास ही पूरी रात रहता है, लेकिन सुबह होने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। सुबह उठ के जब ये देखती है तो इसके बॉस यहाँ पे थे, सॉरी बॉस नहीं, इसके पार्टनर यहाँ पे थे। एंड कुछ देर बाद जब नर्स से बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड पूरी रात यहीं पे रहे एंड उन्होंने ही तुम्हारा बिल पे कर दिया, तो इसे लगता है कि शायद इस बॉस ने ही इसका बिल पे किया है। सभी जगह ये खबर तो फैली गई थी कि इनकी एक दुश्मन कंपनी इनकी कंपनी को हड़पना चाहती है, जिसके पास इस कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं एंड इसकी कंपनी के शेयर्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। तो इसे डर था कि कहीं इनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स उन्हें उसी कंपनी को ना बेच दें। ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई इन्हें पैसे भी नहीं दे रहा था एंड ये जब एसडी को फ़ोन लगा के इनसे हेल्प मांगता है, कि जो कि एक बैंक था बहुत बड़ा, कि वो इन्हें पैसे दे, लेकिन ये भी इसे मना कर देता है कि क्योंकि ये तो उस दुश्मन कंपनी को ही पैसे दे रहा था। ऊपर से अब इसे पता चलता है कि मिस्टर शांग ने भी अपने सारे शेयर्स अपने दामाद शुयान को दे दिए हैं, जिससे लेई की चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं शुयान वो शेयर्स उस खिलाफ कंपनी को ही ना बांट दे। एंड इसके पापा इसे फैमिली की हालत के बारे में बताते हैं कि वो डिप्रेशन में आ गई है, इसलिए ये फैमिली से मिलने के लिए जाता है। इसके साथ काफ़ी बचपन वाली बातें करता है, जिससे इसका भी मूड काफ़ी हद तक सही हो जाता है। लेई का ये दोस्त जिसे कि किसी भी तरीके से शीली को फंसाना था, पहले ये एक लड़की को शीली के साथ भेजते हैं जो कि उसके साथ डांस करने लगती है एंड देन एक लड़का आके से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ऐसे डांस करने की, वो भी चिपक चिपक के। ये इसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी लेई का फ्रेंड इन्हें आके शीली को लड़ाई से बचाने की एक्टिंग करता है एंड इसके साथ इसी तरीके से जान पहचान बढ़ाता है। शीली भी इसका एहसान उतारने के लिए इसे डिनर वगैरह पे इनवाइट करता है एंड ये दोनों फ्रेंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इन दोनों की सारी बातें लेई भी सुन रहा था। तभी इसे शुयू फिर से डिनर पे इनवाइट करती है, जो कि हमेशा तो प्राइवेट रूम ही बुक करती थी, लेकिन आज ये सभी के सामने इसे डिनर पे बुलाती है, जिसका मेन मकसद था कि रिपोर्टर्स इन्हें एक साथ कैप्चर करें, इनके रिलेशन आगे बढ़ सके। लेई शुयान को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है कि उसे इतने सारे शेयर्स मिले एंड देन इससे एक हेल्प भी मांगता है कि ये जाके शाओजू के हालचाल पूछे, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में से आई है एंड ये इसे अपना फ्रेंड बोल के डिनर पे भी इनवाइट करता है, जो कि सब कुछ लेई भी देख रहा था, बस ये इससे डायरेक्टली नहीं मिल सकता था। शाओजू अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ बातें कर रही थी एंड यहाँ पे भी लेई था। बिल पे करने पे वेट्रेस इसे बताती है कि वहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ था उसने आपका बिल पे भी कर दिया। शाओजू अब इधर उधर ही ध्यान देने लगती है कि कहीं कहीं तो इसे लेई मिल जाए, जो कि अपनी फ्रेंड को भी कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई मेरा हमेशा पीछा करता रहता है। ये अपने इस पार्टनर के साथ ही बातचीत करते हुए कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो न जाने क्यों मुझसे बात नहीं करी, काफ़ी टाइम हो गया। एंड ये इसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी लगता है काफ़ी ज़्यादा केयर तो करता है, बट
किसी डर की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि वो उस रात पूरी रात तुम्हारे साथ रहा एंड तुम्हारा बिल भी उसने नहीं पे किया। तब भी शाओजी ले को यहाँ से निकलते हुए देखती है एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।